ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पे हैं। हमने कल कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, दो बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चंस थे कि कितने अकाउंट हम इसमें बनाएंगे और कैसे इसमें पोस्टिंग होगी। आज अगला एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है जी? एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल है आपके सामने। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। ये बैलेंस शीट गिवन है और नीचे असेट्स वर सोल्ड ये भी है और बैंक लोन वाज पेड एट रुपीज 8,40,000 इन फुल सेटलमेंट और कहा गया क्लोज द बुक्स। और इस क्वेश्चन को करें साथ साथ, फटाफट जल्दी से आ जाओ। आप लोगों ने भी कर दिया होगा। मैंने फिर कहा सिस्टम मत बदलना, एक बार जो आपने इसको पकड़ लिया वैसे ही रखोगे लास्ट तक तो आपके आंसर आएंगे। बुक में भी बनाया। कितने अकाउंट बनेंगे इसके अंदर? अभी तो 3 ही बनेंगे, एक अकाउंट और ऐड होगा बीच में, अभी नहीं। लो जी, रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 2 ही पार्टनर है, एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स और वाई, एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास कैपिटल अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट और फिर बनेगा नीचे यहाँ पे बैंक अकाउंट। अभी तक 3 ही अकाउंट है बैंक अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट और ये लो। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था आप बिल्कुल भी मेथड चेंज नहीं करना। सबसे पहले यहां लिखना 2 असेट्स और सारे के सारे असेट्स यहां उतार दो। जो असेट्स हमारे पास हैं, मशीन, उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद डेब्टर्स। हमने कल भी कहा था हम कैश को रियलाइज नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी कैश है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इज नॉट एन असेट्स, इट इज अ फिक्टिशियस असेट्स। हम फिक्टिशियस असेट्स को भी यहाँ नहीं लिखते किसी भी हालत के अंदर। यही नोट मैं आपको आज लिखवाने वाला हूँ। फिक्टिशियस असेट्स यहाँ नहीं आते, यहाँ सिर्फ असेट्स आएंगे, ओनली असेट्स। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ असेट्स। तो कौन कौन से? मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर और डेब्टर। कितने हैं जी? 8 लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद फर्नीचर कितना है? 1 लाख और डेब्टर्स कितने हैं? 5 लाख। कितने हो गए? 24 लाख। लो जी, 18 और 5 23 और 1 24। ठीक है जी, ये लो 24 लाख हो गया। 24 लाख हो गया। इसके बाद इस तरफ पे सारी लायबिलिटीज लिखो, यहां सारी लायबिलिटीज लिखो। लिखो बाय लायबिलिटीज, बाय लायबिलिटीज लिखो फटाफट जल्दी से। इसके अंदर लिखो लायबिलिटीज में बैंक लोन, दूसरी लायबिलिटीज लिखो क्रेडिटर और तीसरी लिखो बिल्स पेबल। बैंक लोन है 9 लाख, फिर क्रेडिटर्स है 2 लाख और फिर बिल्स पेबल है 1 लाख। ये हो गया 12 लाख। ठीक है जी। और जो कैपिटल है उसको भी साथ के साथ डाल दो। ये है 7 लाख और ये है 3 लाख। क्योंकि एक ही बारी में काम खत्म हो जाए, फिर बार बार ऊपर नीचे ना देखना पड़े। और जनरल रिजर्व को भी साथ के साथ बांट दो बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है? भगवान की दया से 5 लाख हमारे पास है और रेशियो है 4:1। तो कितना आ जाएगा? 4 लाख और 5 लाख, 4 लाख और 1 लाख। लो, जनरल रिजर्व में बांट दिया। मैंने लायबिलिटी साइड सारी खत्म कर दी और कैश का ओपनिंग बैलेंस भी डाल देता हूं। कैश का ओपनिंग बैलेंस ये है कैश, यहां लिखूंगा बीडी और ये ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख। ठीक है जी।
यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD 1 लाख, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो है वो भी 2 लाख है, और 2 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5, इसको भी साथ के साथ काम कर देता हूँ, 1,60,000 और 40,000 टू प्रॉफिट डेबिट। लो जी, 1,60,000। मैंने सारी की सारी बैलेंस शीट को एक बार में पढ़ लिया और एक बार में कर दिया। मैं दोबारा बैलेंस शीट में जाना नहीं चाहता, और यही इसको करने का तरीका है। एक बार जब बैलेंस शीट पे उंगली रख के आपने स्टार्ट किया तो बैलेंस शीट में जहां जहां पोस्टिंग होनी है कर दो, क्योंकि यहाँ चेंजेस नहीं होने, कोई ज्यादा बड़े चेंजेस होने नहीं। तो साथ के साथ पोस्टिंग देखो, मैंने सारी बैलेंस शीट पोस्ट कर दी। एक भी आइटम बैलेंस शीट का अगर छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। ये बात याद रखना इस चैप्टर के लिए, सच बोल रहा हूँ। सुना आपने, एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। मैं बोलता हूँ एक भी आइटम अगर बैलेंस शीट का कहीं पोस्ट नहीं हुआ बिजनेस के चैप्टर में तो समझ लेना वो सर्कल टूट गया, फिर आपका आंसर नहीं आया। ठीक, तो आंसर आने के लिए सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट पोस्ट की है। असेट्स यहाँ, लायबिलिटीज यहाँ, जो नहीं जाएगा लायबिलिटीज असेट्स में वो यहाँ बट गया, ठीक है जी। कैश का बैलेंस यहाँ आ गया, रिजर्व यहाँ आ गया, कैपिटल यहाँ आ गया, सब कुछ एक साथ तीनों अकाउंट, ठीक है। आज आप पढ़ते हैं क्या हुआ। असेट्स वर सोल्ड एज अंडर, तो मैंने कहा ना जब आपको बोला जाएगा ना ऐसे, तो सुनो मेरी बात, आप बुक को फॉलो मत करना, बाय बैंक लिखना और फिर एक एक असेट्स को उतारना। कितना? मशीन 70%, कितना आया? 5,60,000, 5,60,000 की बिकी। बिल्डिंग 150%, तो कितने की बिकी? 15 लाख। उसके बाद फर्नीचर 100%, फर्नीचर कितने का बिका? 1 लाख का फर्नीचर था, 1 लाख का पूरा बिक गया। और उसके बाद डेप्टर्स एट 90%, कितने के? 4.5 लाख के डेप्टर्स बिके। लो, टोटल पैसा कितना आया जरा बताओ तो फटाफट। 26,10,000, 26,10,000। लो देख लेते हैं, 26,10,000। और सुनो मेरी बात, इसकी भी वेट मत करना, इसकी भी वेट नहीं करना। पैसा आया तो साथ के साथ लिखना टू रियलाइजेशन, 26,10,000। आप वेट नहीं करना किसी भी चीज की। 26,10,000 साथ के साथ अकाउंटिंग होगी, एक साथ आपका बैंक अकाउंट मिलेगा। लो इस तरफ देखो क्या बोलता है, यहां बोलो टू बैंक। इतनी ही सफाई से काम होना चाहिए, ठीक है। टू बैंक के अंदर सबसे पहले बैंक लोन। उसने कहा बैंक लोन वॉज पेड 840 इन फुल सेटलमेंट। कोई बात नहीं, हम 840 डालने वाले हैं क्योंकि 840 में फुल सेटलमेंट हो गई। फिर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम उसे छोड़ देंगे क्योंकि क्रेडिटर के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है जी। और बिल्स पेबल के बारे में भी कुछ नहीं कहा तो उसे भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो लो सब कुछ पे करेंगे, चाहे कहे या ना कहे। लायबिलिटी मस्ट बी पेड, चाहे बुक हुए या ट्रांजेक्शन ना कहे, तब भी हमें पे करना है। 840 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, ये आ गया 11,40,000, 11,40,000। लो जी, मुझे साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट ऊपर कितना है, 24 और 11 35, और उस तरफ ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट हो गया। ये कितना आ गया? 26,10,000 प्लस 12 लाख, 38,10,000, 38,10,000। लो जी पहले बैलेंस कर लो, कोई बात नहीं। 38,10,000 और इसमें से माइनस कर दो 11,40,000 और माइनस कर दो 24 लाख, तो ये हो गया 2,70,000। और ये क्या निकल के आया? टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये ट्रांसफर हो जाएगा उनकी कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई के अंदर। कौन सी रेशो में सर? PSR में। एक ही रेशो होती, बार बार मत पूछो आप। 2,16,000 और माइनस 2,70,000, इसको मिला 54,000। और जैसे ही ये आया तुरंत पहले पेमेंट की एंट्री डालो और यहां लिखो बाय रियलाइजेशन, और वो कितनी थी? 11,40,000। और यहां लिखो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, ये 2,16,000 और ये 54,000। मेरी बात सुनो, सारे अकाउंट प्रिपेयर हो गए, ऑल द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड।
कुछ भी बार बार नहीं करना, एक ही बार में सारा काम हो गया। अब वहां बैलेंसिंग करो, यहाँ डालो और आपका अकाउंट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने सब कुछ ठीक किया तो लोग को फटाफट से एंट्री करो। वहां कितना आ रहा है 7 लाख, 4 लाख और 2 लाख 16 हजार। ये कितना हो गया 7 से 11 तो 13 लाख 16 हजार। और इसको 7 के साथ यहाँ पेमेंट करें। 13 लाख 16 हजार में से 1 लाख 60 हजार, 13 लाख 16 हजार माइनस करो 1 लाख 60 हजार, ये आ जाएगा 11,56,000। ये हो गया लो। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे टू बैंक, क्या लिखेंगे टू। अच्छा उसका क्या है, उस वाले का साथ वाले का 4,14,000 टोटल बोलना 454 लाख। मैं भी देख नहीं रहा हूँ बिल्कुल, ये तो बात है आजकल जो है ना 454 और 4,54,000, इसमें से 40 निकला तो 4,14,000 आया। और यहाँ क्या लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल। कितना है जी 11,56,000 और 4,14,000, टोटल कितना है इन दोनों का मिला के ना, तीनों नहीं, दोनों का ऐसे नहीं डालना। 11,56,000 प्लस 4,14,000 15,70,000 और कितना है टोटल 15,70,000 प्लस 11,40,000 27,10,000। और इस तरफ का भी 27,10,000। लो ऑटोमेटिक काम है जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका आंसर जो है बिल्कुल 100% सही, पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको साथ वाले से पूछना ही नहीं पड़ेगा आंसर क्या है, 100% आंसर सही है। ऐसे 4 चैप्टर हैं आपकी बुक में जिनकी वेटेज 32 मार्क्स बन जाती है। 4 चैप्टर जिनके आंसर आप वहीं बैठे बैठे बता सकते हो कि आप पास हुए या फेल। उन बच्चों के लिए जिनको पास फेल का चक्कर है, ऐसे 4 चैप्टर 12वीं क्लास में है जिनका आंसर वहीं पता लग जाता है पेपर करते हुए कि आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जब आप क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तुरंत पता लग जाएगा कि वो आंसर सही है या गलत। खुद आंसर टैली कर लोगे आप, पड़ोसी से पूछना नहीं पड़ता। ऐसे ही ये रियलाइजेशन का यहाँ पे इधर इसमें पता लग जाएगा आपको बैलेंस टैली किया कि नहीं। और वैसे पता तो उसमें भी लग जाता है रिटायरमेंट के अंदर भी, अगर बैलेंस शीट आ जाए तो। और उससे ऐसे ही इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर, इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर भी आपको आंसर पता लग जाता है। अगर कैपिटल रिजर्व मिल गया तो समझ लो आपका आंसर आ गया, पूरे के ऊपर 10 नंबर आ गए, नहीं तो गए। ठीक है जी, इस तरीके से पता लग जाता है आपको क्वेश्चन के आंसर। ये लो पता लगा आपको। अच्छा क्या सीखा आपने यहाँ पे, यहाँ क्या सीखा है? फिक्टिशियस एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइज नहीं करते। लिख लो आप नोट के अंदर, ये भी नोट में ऐड करो आप, ये भी नोट में आप ऐड करो, ये भी बहुत जरूरी नोट हो गया। अब लिखो इन रियलाइजेशन अकाउंट we do not debit any fictitious assets। ये डेबिट में करते हैं ना पहले, ये देखो यहाँ डेबिट लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना। वी डू नॉट डेबिट एनी फिक्टिशियस असेट्स। जब यहाँ नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी नहीं आएगा, ये तो अंडरस्टूड है ना। वी डू नॉट डेबिट एनी फिक्टिशियस असेट्स, ये नोट्स में आप लिख लो। आ जाओ आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं आपको और एक क्वेश्चन बुलाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। लो आप फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। मैं एक्चुअली में पता है क्या है, बुक जो है ना, बुक ने सीधा पत्थर आपके सिर पर फेंक के मारा है। मैं धीरे धीरे मारना चाहता हूँ, उसने सीधा फेंक दिया बड़े वाला पत्थर, ऐसा उठाया और फेंक दिया। पहले क्वेश्चन के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट का चक्कर डाल दिया और कुछ डाल दिया। पहले 3 क्वेश्चन तो करना मत शुरू में, पहले 3 क्वेश्चन तो किसी भी हाल में आप हाथ नहीं लगाना जब तक आप सारा चैप्टर ना कर लो, नहीं तो फिर ये चैप्टर को सीख नहीं पाओगे। उस सबसे लास्ट में करेंगे पहले 3 क्वेश्चन। उसके पहले जहां से अकाउंट बनाने स्टार्ट किए हैं, जहां से वो तो तीनों जनरल एंट्री के हैं, उनको छोड़ देना, वो हाथ नहीं लगाने। अभी तो खैर क्वेश्चन को हाथ ही मत लगाना,
जब तक मैं आपको 10-12 क्वेश्चन ना करवा दूं तब तक आप हाथ नहीं लगाना, ठीक है। मैं आपकी पकड़ मजबूत करना चाहता हूं इस पूरे अकाउंट के अंदर। बुक चाहती है कि आप पहले ही चैप्टर से, पहले ही स्टेप से दौड़ना स्टार्ट कर दो। मुझे मालूम है बच्चा पहले चलना सीखेगा फिर दौड़ेगा, किताब को ये नहीं मालूम। तो सीधा पहला ही क्वेश्चन सबसे हार्ड है आपको डराने के लिए, और ऐसा डीके गोयल का नेचर है। डीके गोयल का ये नेचर है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन पढ़ लो, मैंने कहा से शुरुआत कराई थी आपको, कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 5 से, बिना बात के क्वेश्चन है। मतलब आपको डराने के लिए सारे कंसेप्ट को गोल मोल करके वहां डाल दिया कि बच्चा क्या वो ऐसा चैप्टर मेरे से नहीं होगा। जो होशियार बच्चे हो तो कर जाएंगे, जो थोड़े से बेचारे पढ़ाई में वीक है वो कहेंगे ये तो मेरे से होगा ही नहीं चैप्टर वाला, पता नहीं चैप्टर में क्या क्या है। लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से चलो, पहले सबसे पहले थोड़े से सॉफ्ट क्वेश्चन, फिर थोड़े से मीडियम, फिर हार्ड, फिर बच्चा जो है ना उस लैब में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करती किताब, ये ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इसकी बुक नहीं बिकेगी। फिर आ जाओ, ये लो एग्जाम्पल नंबर 4 लिखेंगे हम किताब। प्रीति को आप सीए कर दे तो फिर हम किताब लिखेंगे, बुक लिखेंगे हम, बुक लिखेंगे अपनी खुद की बुक, उसके अंदर सारे के सारे अच्छे से मेथड देंगे और सब कुछ करेंगे, बुक लिखेंगे। ये मेरा टारगेट है। बस एक बार सीए पीटी कर है, दोनों मैं हिंदी में लिखूंगा। यस, सही। तो लो ANBR, और हाँ मेरे को सारे नोट्स रेडी है, किताब में उतारने हैं। ANBR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, और ये बैलेंस शीट है। कौन से देश से आए हो आप? हिंदुस्तान के। लो ये कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 4 है, 5 है, आई थिंक 5 है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 है। आज का 4 है क्या? आज चौथा है, टोटल 4th है। लो ठीक है, ठीक है। अच्छा लड़ो नहीं आप, ये देखो ये एक और क्वेश्चन हुआ, इसके अंदर भी एक नया कंसेप्ट है सीखने के लिए। ये ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, बातें नहीं करो। और ये बैलेंस शीट गिवन है जिसमें कैश है, मशीन है, बिल्डिंग है, डेब्ट्स है, स्टॉक है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, बैंक है, यहाँ कैपिटल, जनरल रिजर्व, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ये सब कुछ है। और नीचे बोला असेट्स वर सोल्ड लाइक दिस, और आपसे बोला कि बैंक लोन वाज पेड डिस्काउंट ऑफ 10%, बस यही एंट्रीज है। और आपको कहा अकाउंट्स को बंद करो। फिर मैं बोलता हूँ, फिर दोबारा से कहता हूँ, एक साथ तीनों अकाउंट लेके चलो। एक बार बैलेंस शीट की उंगली रखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, और सब कुछ पोस्ट कर देना, कुछ भी छोड़ना नहीं, एक ही बारी में। ये लो, कितने पार्टनर्स थे? 2 पार्टनर्स। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट, और नीचे यहां बैंक अकाउंट। अब यहां 2 चीजें सीखोगे आप, छोटी छोटी 2 चीजें मैं आपको भी बता देता हूं, आपको भी बता देता हूं। 2 छोटी छोटी चीजें सीखनी है। सबसे पहले तो यहां क्या आएगा जी? यहां क्या आता है हमेशा? 2 असेट्स। जितने भी असेट्स हमारे पास, असेट्स नॉट फिक्टिशियस असेट्स, असेट्स, ठीक है जी। कौन से असेट्स है हमारे पास? मशीन, उसके बाद बिल्डिंग, ट्रैक्टर्स और स्टॉक। मैं एक चीज देखो, सुनो मेरी बात, या तो आप पकड़ना लायबिलिटी साइड या पकड़ना असेट साइड, लेकिन पहले असेट साइड पकड़ना। एक बार जब आपने कोई साइड पकड़ ली ना बैलेंस शीट की, जब तक वो पूरे रिकॉर्ड नहीं होती, जो चीज जहां जानी है जब तक जाएगी नहीं तब तक आप दूसरा काम नहीं करना। यही इसको करने का मेथड है। देखो सबसे पहले कैश जो है उसका ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूं, इधर देखो, सुनो मेरी बात, यहाँ काम की बात देखो, इधर सुनो, हेलो इधर देखो, सुनो, छोड़ो इधर, बीडी नहीं लिखोगे, इधर देखो, सुनो गौर से। कैश और बैंक 2 बैलेंस दिए हैं, फाइन। यहाँ कैश भी दिया है और बैंक भी दिया है। हम प्रिपेयर करते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, जिसका लेजर, उसका नाम कभी नहीं आता,
मीन्स द कैश हैज बीन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। जो कैश था वो भी हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। बोलो क्या जनरल एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी सबसे पहले आप यहां लिखो इधर टू कैश अकाउंट। कितना कैश था आपके पास? 40,000। और फिर लिखो टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस था बैंक का हमारे पास? कितना? 1 लाख। ये नई चीज है। अब देखो मेरी बात सुनो, आप यहाँ 1,40,000 भी लिख सकते थे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन कभी कभी कोई एग्जामिनर ऐसा है जो बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स के हिसाब से चले तो वो उसको गलत कर सकते हैं। आपके पास कैश में कितने पैसे पड़े थे? 40,000। और बैंक में कितने पैसे थे? बैंक की तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कैश में पैसा पड़ा था, क्योंकि आप 2 अकाउंट बना रहे हो कि 1 अकाउंट बना रहे हो? 1 अकाउंट। कौन सा? बैंक अकाउंट। तो जो पैसा कैश में पड़ा था उसको भी आपने बैंक में ट्रांसफर कर दिया। अरे यार 11वीं क्लास की छोटी सी बात बता रहा हूँ, कैश के पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर दिया तो मतलब क्या हो गया? टू कैश अकाउंट 40,000। बस इतना याद रखना, ये पहली चीज सीखने को मिली आपको। ठीक, आ जाओ। मैं पहले एक ही साइड पकड़ूंगा, उसे खत्म करूंगा। मशीन कितनी है? ये रही। बिल्डिंग हो गई, डेब्टर्स और स्टॉक। और देखिए कितना कितना है? 3 लाख, 2,60,000, 1 लाख और 50,000। टोटल कितना है? 7 लाख। लो ऐसे लाइन लगा दो आप, हो गया टोटल। भाई उधर कैश का काम भी हो गया, इसका भी हो गया, लेकिन कुछ बच गया। वो बचा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ करूंगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 2। जल्दी बताओ कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 1 लाख। रेशियो क्या है बांटने की? सर रेशियो है 2:3 इंटू 2/5। इसे 40,000 और इसे 60,000। यही मेरा स्टाइल है इसको करने का। आप एक साथ काम करना, एक साइड पकड़ लेना, उस पर उंगली रखो। जब तक बैलेंस शीट की एक साइड जो आपने स्टार्ट की उसके सारे आइटम एक जगह पे पोस्ट ना हो जाए तब तक आप उस साइड को नहीं छोड़ोगे। मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये छोटे क्वेश्चंस हैं, जब आगे बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस चीज का बहुत फायदा मिलेगा। यहाँ उंगली रखी ना आपने, यहाँ उंगली रखी इधर असेट साइड में। जब तक असेट साइड की सारी चीज कहीं ना कहीं पोस्ट ना हो जाए, एक भी आइटम छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। याद रखना, एक भी आइटम छूट गया तो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, आ जाओ इधर। फिर क्या है? एडवर्टाइजमेंट कितनी है? 50,000। कितना है भाई? 20,000 और लो। तो सुनो मेरी बात गौर से, मेरी बात गौर से सुनो। असेट साइड की सारी पोस्टिंग हो गई, पूरी पोस्टिंग हो गई। असेट्स यहाँ पे आ गए, फिक्टिशियस यहाँ पे आ गए, बैंक और कैश का बैलेंस यहाँ पे आ गया। देखा आपने? एक भी आइटम छूटा क्या? पढ़ के देखो। पूरी असेट साइड का कोई आइटम छूटा? नहीं छूटा। कैश का बैलेंस ये रहा, बैंक का बैलेंस ये रहा, फिक्टिशियस ये रहे, असेट्स ये रहे, पूरी पोस्टिंग। अब मैं लायबिलिटी साइड पकड़ता हूँ। मैं पकड़ूंगा लायबिलिटी साइड। सबसे पहले कैपिटल दी है तो मैं कैपिटल डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लाख और 1 लाख। सबसे पहले कैपिटल दी थी, मैंने डाल दी। फिर है जनरल रिजर्व। मैं भी ऐसे ही चलूंगा जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। जनरल रिजर्व कितना है भाई? वो है 1.5 लाख। जरा बांटना फटाफट। कितना? 60,000, 90,000। लो जी, 60,000 और 90,000। लो मैं ऐसे ही चलूंगा जैसे ये बोलता है। बैंक लोन, आपको मालूम है क्या लिखूंगा यहाँ? बाय लायबिलिटीज। और सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ बैंक लोन, यहाँ लिखूंगा बैंक लोन। और वो कितना है? 4 लाख। लो बैंक लोन। फिर है क्रेडिटर्स। एक भी आइटम छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। इस बात का ख्याल आप अपने दिमाग में बिठा लो, इस चैप्टर के अंदर कुछ छूटना नहीं चाहिए। फिर है बिल्स पेबल। ये लो, जैसे जैसे बैलेंस शीट चल रही मैं वैसे वैसे चल रहा हूँ, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा। और फिर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये है 30,000। टोटल कितना हो गया भाई? कौन सा? वेरी गुड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, आपको नोट करना चाहिए था। ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। ये क्या किया जाएगा? ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। WCR कितना? 12 और 18,000। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया जा रहे हो जी। लो हटा दिया, बोलो अब कितना टोटल आया जल्दी से? 5,20,000। हाँ जी, हाँ अभी तो सिर्फ लाइब्रेरी लिखी है, पेमेंट नहीं की, अभी सिर्फ पोस्टिंग की है। अभी मैंने सिर्फ पोस्टिंग खत्म की है। आप सुनो इधर मेरी बात, मैंने सिर्फ बैलेंस शीट की पोस्टिंग की है, अभी तक रियलाइज नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मैंने बैलेंस शीट की दोनों साइड को पोस्ट किया है। देखा आपने, कुछ भी नहीं छूटा। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम थे किसी न किसी जगह पे जाके लग गए, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। एक भी आइटम छूट गया तो समझ लो सुरक्षा चक्कर टूट गया। एक भी आइटम छूट गया तो आंसर नहीं मिलेगा रिलेशन अकाउंट के अंदर। इस चैप्टर में एक भी आइटम छूट गया है, छूटना नहीं है। हर चैप्टर का हमारा कुछ ना कुछ होता है। ये लो आगे क्या है, असेट्स और सोल्ड और बेचे, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ क्या लिखेंगे? बातें नहीं, क्या लिखेंगे? बाय बैंक। कैसे कैसे बेचा हमने? मशीन को बेचा एट अ लॉस ऑफ 20%। कितने की मशीन थी? लो जी। उसके बाद बिल्डिंग हमने प्रॉफिट में बेची। कितनी हो गई? 3,90,000। फिर हमने बेची स्टॉक कितने में बेचा? 60,000 हो गया। लो ठीक है जी, स्टॉक हमने प्रॉफिट में बेचा। ये आ गया कितना? 240, 6,90,000। सिंपल। अब हम पेमेंट करते हैं, लेकिन बेचा तो पैसा आया ना, बेचा तो पैसा आया। कितना पैसा आया? 6,90,000 आया। तो यहाँ डालो टू रियलाइजेशन, साथ के साथ डालो, ताकि बाद में आप भूल न जाओ, फिर अकाउंट नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाओगे। ये लो 690 हो गई एंट्री। आ जाओ इधर टू बैंक। अब पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने का टाइम आया। बैंक लोन 3,60,000 क्योंकि डिस्काउंट पे पे किया ना बेटे। वो ऑर्डर 10% डिस्काउंट पे करो। 4 लाख का 10% 40,000। अरे बैंक ने भी डिस्काउंट दे दिया, कंपनी बंद हो रही थी, हम रो रहे थे। बैंक ने बोला ठीक है काम करो, तुमने हमारे 4 लाख देने हैं, 3,60,000 दे दो, कहानी खत्म करो। अरे अभी इसकी स्टोरी में नहीं जाओ, रेट नहीं है इसलिए 12% का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैंने आपको इसीलिए 12% का चक्कर डाला कि आगे आने वाले क्वेश्चन में आ रहा है, मैं समझाऊंगा 12% क्या है, अभी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो लो बैंक लोन पे किया, क्रेडिटर पे किया कितना? 1 लाख। और फिर बिल्स पेबल पे किया 20,000। बोलो कितने की पेमेंट कर दी आपने? 4,80,000। यही है ना? लो ये पेमेंट हो गई। और जैसे ही पेमेंट की आपने यहां लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी? 4,80,000। साथ के साथ अकाउंट खत्म हो रहा है। अब मुझे पता नहीं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। ये बन रहा है 6 और 5 11, 12,10,000। 12,10,000। ये भी 12,10,000। और यहाँ आ रहा है टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन है? ए और बी। कौन सी रेशो में था सर? रेशो थी 2:3। कितना प्रॉफिट आया भाई? 12,10,000 माइनस 4,80,000 माइनस 7,10,000। सिर्फ 20,000 प्रॉफिट आ रहा है। 20 का प्रॉफिट आ रहा है। ये 8,000 और ये 12,000। यहाँ लिखो बाय लो खत्म। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन साथ के साथ खत्म हो गया। अब सिर्फ बैलेंसिंग का काम है। सारी पोस्टिंग हो गई। बिकना था बिक गया, जो नहीं बिकना था नहीं बिका। जो पॉइंट नोट करने वाली ये थी वो ये था कि ये डेप्टर्स के बारे में कोई कहानी नहीं बताई गई। डेप्टर्स रियलाइज नहीं हुए मतलब नहीं बिके तो फिर हम उसे छोड़ देंगे। असेट्स के मामले में अगर कोई असेट्स रियलाइज नहीं हुआ, वी आर गोइंग टू इग्नोर दैट असेट्स। अगर कोई रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन उसको असेट्स में लिखेंगे जरूर, उसकी पोस्टिंग करेंगे, लेकिन वो नहीं बिका तो नहीं बिका। लेकिन लायबिलिटी के बारे में अगर नहीं कहा, फिर भी उसकी पेमेंट की जाएगी। ये नोट मैंने पहले दिन लिखवा दिया था।
अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलता तो वी हैव टू पे द लायबिलिटी, वी मस्ट पे द लायबिलिटी, बट इफ द असेट्स हैव नॉट बीन रियलाइज्ड वी इग्नोर इट। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ बिक जाए, पर ये जरूरी है कि हम जिसका देना है वो दें। दिमाग में रखना, बिजनेस का यही रूल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ बिके, लेकिन ये तो जरूरी है कि जिसके पैसे देने हैं वो पहले दिए जाए। इसलिए मैंने कहा इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द लायबिलिटी वी मस्ट पे द लायबिलिटीज, नंबर 1। बट इफ देयर इज असेट्स, इफ देयर इज एनी असेट्स व्हिच हैज नॉट बीन रियलाइज्ड वी इग्नोर इट। उसको हम रियलाइज नहीं कर रहे। नहीं बिका तो नहीं बिका, किसी ने डेप्टर्स नहीं लिए तो छोड़ दिए। हमने रिकॉर्ड किए थे, बेचने के लिए लगाए थे, हम इस अकाउंट में लेके आए डेप्टर्स को, लेकिन नहीं बिके। अब नहीं बिके तो छोड़ दो। ये पॉइंट नोट करने वाला था, ये इसका नोट था, इस क्वेश्चन का यही नोट था। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट था वो यही था कि अगर कोई असेट्स रियलाइज नहीं हुआ वी इग्नोर इट, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। यानी हमने लिस्ट बनाई कि हमें क्या क्या बेचना है। ये देखो, हम डेबिट पे लेके आए, अब नहीं बिका तो इग्नोर कर दो। इग्नोर का मतलब ये नहीं कि आप उसको उतारो ही नहीं। आपने लिस्ट बनाई, क्या लिस्ट बनाई? मशीन बेचेंगे 3 लाख की, बिल्डिंग बेचेंगे 260 की, ट्रैक्टर बेचेंगे 1 लाख के, स्टॉक बेचेंगे 50। लिस्ट तैयार है, ये बन गई लिस्ट, रिकॉर्ड हो गया। लायबिलिटी पे करेंगे ऐसे ऐसे करके, लिस्ट बन गई। जब बारी बेचने की आई, आपके डेप्टर्स नहीं बिके, तो नहीं बिके तो फिर इग्नोर कर दो, यहाँ पे नहीं बिका। और जब बारी लायबिलिटी पे करने की आई तो बैंक वालों ने आपको गले लगाया और बोला आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर थे, आपने आज बिजनेस बंद कर दिया, कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे। मर तो नहीं रहे हो ना, बिजनेस ही बंद कर रहे हो। अरे पार्टनरशिप फर्म बंद हुई है, इंसान तो भी जिंदा है, दोबारा खोल लेगा, किसी और के साथ करेगा। तो उन्होंने क्या कहा, आपने हमारे 4 लाख देने थे, जाओ आपके अच्छे काम के ऊपर, आपसे अच्छी दोस्ती के ऊपर हम आपको 10% डिस्काउंट देते हैं। हमने उनको 360 पे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आपका कोई दोस्त होगा जिसको आपने पैसे देने होंगे, क्रेडिटर आपका दोस्त, वो बोलेगा छोड़ यार तेरा बिजनेस बंद हो गया, तू मत दे, राइट ऑफ कर दे, फायदा हो जाएगा ना, उतना ही कम पैसा आपको देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते रहेंगे, आगे आगे धीरे धीरे हम करते रहेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे उसमें 2 कंसेप्ट और आएंगे। इसमें आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, क्या लिखोगे आप? अगर कोई एसेट्स रियलाइज नहीं होगा इग्नोर इट, लिख लो ये बात, इंग्लिश में आप लिख लो अपने आप। इफ एन असेट्स हैज नॉट बीन रियलाइज वी जस्ट इग्नोर इट, हम उसे छोड़ देंगे। बट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट असेट्स एट डेबिट साइड, ये साथ में लिख लेना। हम उसे रिकॉर्ड जरूर करेंगे, लेकिन यहां इग्नोर कर देंगे जहां बेचने की बारी आएगी। अगर कोई असेट्स नहीं बिका, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, उसे रिकॉर्ड तो करेंगे। ये देखो आपके सामने दिखा रहा हूं, हमने डेप्टर्स को रिकॉर्ड तो किया, लेकिन डेप्टर्स बिके नहीं, हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर, नहीं बिके तो नहीं बिके भाई, क्या करें, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ जो आपने लिस्ट में लगाया, ऐसा जरूरी नहीं जो लिस्ट में आप रख के चल रहे हो सारा बिक जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं कि जितना आपको लोगों को पेमेंट करनी है उतनी ही पेमेंट करनी पड़े। कुछ लोग आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं, ये देखो बैंक ने डिस्काउंट दिया 10%। आई बात समझ में? चलो आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2 कंसेप्ट और फिर होंगे। सुनो मेरी बात, आपको वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं लगना चाहिए। ये सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, एक एक कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन में हो रहा है। मैंने आपसे कहा था 19 से 20 ऐसे नोट्स हैं जो आपको बनाने होंगे, मतलब उतने ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसलिए मैंने ये क्लास थोड़ी बड़ी रखी थी ताकि हम थोड़े ज्यादा कर पाए। जितने हो पाएंगे हम कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलो एक और करते हैं, आ जाओ मैं क्वेश्चन लिखूं, इसको होल्ड करेंगे, नहीं तो इतनी बड़ी क्लास लिखो। आ जाओ इधर जल्दी से, सुनो मेरी बात इधर। ये क्वेश्चन है एक और एग्जाम्पल नंबर 5। वी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। ये सारे असेट्स गिवन है और ये सारे यहाँ पे लायबिलिटीज ऑफ कैपिटल गिवन है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। आप देख रहे हो, इसमें जो बड़ी बड़ी बातें नोट करने वाली है, सबसे पहली बात इसके अंदर है गुडविल। आज से पहले, सुनो मेरी बात, आज से पहले जब कभी भी गुडविल बैलेंस शीट में आती थी, आप क्या बोलते थे उसको, हम उसे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, ऐसा करते थे। लेकिन डिसोल्यूशन के चैप्टर में आप लिखो नोट लिखो, गुडविल विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल असेट इन डिसोल्यूशन। लिखो आप, गुडविल
will be treated as a normal assets. ये एक नॉर्मल असेट्स की तरह ट्रीट की जाएगी. अगर ये रियलाइज हुई तो ठीक, नहीं बिकी तो इग्नोर. सिंपल. गुडविल विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल असेट्स इन डिसोल्यूशन. यहाँ पे गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई राइट ऑफ नहीं होगा, नथिंग नथिंग नथिंग. मैंने आपसे पहले कहा था चैप्टर आसान है. यहाँ गुडविल को ना तो राइट ऑफ करना है ना ट्रीट करना है, नॉर्मल असेट्स लेना है. बिक गई तो ठीक है, नहीं बिकी यहाँ नहीं बिक रही, इग्नोर करेंगे. लेकिन रिकॉर्ड करेंगे फिर इग्नोर कर देंगे. उसके बाद दूसरा प्रीपेड रेंट. प्रीपेड रेंट इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स. नोट करना, ये फिक्टिशियस असेट्स नहीं होता. प्रीपेड रेंट जो है वो फिक्टिशियस असेट्स नहीं होता. इट इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स. इट विल बी रिकॉर्डेड. ये रिकॉर्ड किया जाएगा. फाइन, चलो जी. और तीसरी बात आपके दिमाग में यहां आ रही है, जो आएगी वो है बैंक ओवरड्राफ्ट. तो मेरी बात सुनो. बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ. उसके बाद कहाँ लिखा जाएगा? किस तरफ? कौन से अकाउंट में? नहीं, लिखो आप. बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल लायबिलिटी. लिखो आप, इट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल लायबिलिटी. इसको वैसे ही नोट किया जाएगा और बाद में पे किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में. हाँ जी. वेट वेट, अरे वेट, रुको तो सही. कहाँ है? अनरिकॉर्डेड डेबिट. रुको, मैं इस पे आ रहा हूँ यार, तो आगे चल रही. मैं पीछे हूँ. ये देखो, मैं पहले इसकी बात बता रहा हूँ. बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक अकाउंट में नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट को नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे. पहले क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और फिर पे करेंगे. हर हाल में पे करेंगे. इसे बैंक के अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा. याद रखना, ये गलती मत करना. बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल लायबिलिटी इन डिसोल्यूशन. मैं इसीलिए तो कहता हूँ चैप्टर आसान है ये. इसमें कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, ना गुडविल के बारे में, ना बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में, कुछ भी नहीं. ठीक है जी. उसके बाद कैपिटल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. जैसे जीआर को बांटा था वैसे ये भी बटेगा. ठीक है जी. जैसे आपने जीआर को बांटा था वैसे कैपिटल रिजर्व भी नॉर्मल तरीके से बांट दिया जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हो गई बात खत्म. आई बात इसकी अनरिकॉर्डेड की. अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करते हैं अनरिकॉर्डेड के बारे में. लेकिन आप क्वेश्चन स्टार्ट करो. आ जाओ फटाफट, इसको हम स्टार्ट करें. अभी हमें एक क्वेश्चन कम से कम और करना है. जल्दी आ जाओ फटाफट से. आओ स्टार्ट करते हैं. बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको दिमाग में रखनी है. बहुत. हाँ जी बेटे, वो तो वही है फिक्टिशियस असेट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 11th क्लास में तो पढ़ाया था. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आल्सो कॉल्ड. अरे क्या करोगे इसको? राइट अप करो आपको कैपिटल अकाउंट में, जैसे वो किया था प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट वाला. आ जाओ. ये तो मैं करता हूँ अभी आपके सामने. आओ फटाफट हम भी स्टार्ट करें. किसी का मिल गया क्या बैंक अकाउंट? जिसका बैंक अकाउंट मिल गया हो. नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चे कर जाते हैं. लो, मेरी बात सुनो. पहले सारे अकाउंट बनाओ. आओ सारे अकाउंट बनाओ और फिर इसको स्टार्ट करें. और सीधी लाइन लगाना, ऐसे टेढ़ी नहीं करना है. आ जाओ. फिर वही बात, सबसे पहले एक साइड पे उंगली रखो. कहाँ रखोगे? असेट साइड. देखना आप असेट्स पे यहाँ रखो उंगली ऐसे करके. क्या क्वेश्चन है? फिर देखो हम करते हैं कहानी. इधर देखो. सबसे पहले इधर देखो, कैश. सुनो, कैश भी है और बैंक भी है, तो क्या करूं? टू कैश अकाउंट. कितना? कोई नहीं, बीडी करने की बात है. टू बैलेंस. ये कितना है? चलो, हो गई कहानी खत्म. उसके बाद फिर आ गया फर्नीचर. मैं कहा लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा टू असेट्स. और यहाँ क्या लिखूंगा? फर्नीचर. कितना है फर्नीचर जी हमारे पास? 50,000. फिर इक्विपमेंट. इक्विपमेंट हमारे पास 1,50,000. आप भी साथ साथ उतारते जाओ, बिल्कुल साथ साथ.
फिर गुडविल, गुडविल विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल असेट्स, यही लिखी जाएगी, गुडविल 1 लाख। उसके बाद बिल्डिंग 5 लाख, और उसके बाद प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट 20,000। बस ये यहां लिख दिया, इसका टोटल मार लो कितना आया, 2 और 1 3, 8,20,000 नहीं आ गया, 8,20,000। सुनो सुनो, अभी उंगली नहीं हटाना वहां से, वहां एक आइटम रह गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो ये रहा, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो कितना है, 30,000, कितना 18 और 12, वेरी गुड। ये लो जी, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या कोई आइटम छूटा? पूरी असेट्स की हमने पोस्टिंग कर दी। आज हम आप चलते हैं लायबिलिटी साइड। सबसे पहला कैपिटल है कितना, 150 और 250, बैलेंस बीडी। उसके बाद जीआर है, जीआर, जीआर कितना बढ़ रहा है, उसके बाद सीआर है, सीआर कैपिटल रिजर्व कितना जरा बताना, अच्छा। और हम क्या देख रहे हैं, फिर है बैंक लोन, यहां लिखेंगे बाय लायबिलिटीज, और इसमें पहला आइटम बैंक लोन, और वो कितना है हमारे पास, 2 लाख। लो जी, उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने कहा बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ नॉर्मल लायबिलिटी, इसे एक नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है हमारे पास, 50,000। फिर है बीपी 1 लाख, और तो कुछ नहीं है, तो कितना हो गया, 3.5 लाख। लो जी, 3,50,000। बात खत्म। मुझे बताओ कोई आइटम छूटा क्या लायबिलिटी साइड का? एक भी आइटम छूट गया तो बोलो ना, याद रखना। जब वहां क्वेश्चन कर रहे होंगे ना पेपर में, आपको मेरी बातें याद आएंगी। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने आपको सिखाई हैं, आपको याद आएगी। सर ने कहा था एक भी आइटम छूट गया तो याद रखना ये बात, ठीक है। चलो, कुछ नहीं छूटा, सब रिकॉर्ड हो गया, सब पोस्टिंग कर दी गई है, सारी की सारी पोस्टिंग कर दी गई है भाई। अब हम काम शुरू करते हैं। आओ, सबसे पहले क्या बोलता है, असेट्स को रियलाइज्ड एज फॉलोज। हम असेट्स को बेचें, यहाँ लिखेंगे क्या, बाय बैंक। बुक की तरह मत करना, यहाँ खिचड़ी पका दी किताब ने सारी, बाय बैंक। आप देख लो किताब में क्वेश्चन बोल के पता लगेगा, बाय बैंक, यहाँ लिखो बाय बैंक। सबसे पहले क्या बिका बताओ जल्दी से, लो। उसके बाद क्या बिका, अच्छा। उसके बाद क्या बिका, कितनी की बिकी, 7 लाख की, अच्छा। उसके बाद क्या बिका हमारे पास, कितने की, लो जी। सुनो मेरी बात, इधर सुनो मेरी बात, सुनो गौर से सुनो, नोट करने वाली बात है। अनरिकॉर्डेड मशीन वॉज सोल्ड फॉर रुपीज कितना, 1,30,000। अरे हमने मशीन अगर बेची है, अरे सुनो इधर गौर से, मशीन बेची है तो पैसा आया है, पैसा आया है तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे वो मशीन पहले से हमारे पास असेट्स में रिकॉर्डेड थी या नहीं थी। बिजनेस में पैसा आया या नहीं आया, आया। अगर पैसा आया है, अगर पैसा आया है तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन वो मशीन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जा रही है, देख रहे हो आप, वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द असेट्स हियर। यहाँ तो वही असेट्स आएंगे जो बैलेंस शीट में है, आपके सामने देख लो। लेकिन एक मशीन जो अनरिकॉर्डेड थी और हमने उसको बेच के पैसे कमाए, तो उस पैसे को यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा बैंक के अंदर, क्योंकि बैंक में तो पैसा आया है, ठीक है। इतनी सी बात याद रखनी है अनरिकॉर्डेड के लिए। मैं अभी नोट लिखवाता हूँ, अभी नोट लिखवाऊंगा तो आप करो। टोटल कितना आ गया, 10 लाख। हाँ वो भी करेंगे, पहले इसको रिकॉर्ड करो, लिखो टू रियलाइजेशन,
टू रियलाइजेशन कितना है? 10,35,000। लो ठीक है जी, खत्म हो गई कहानी। आ जाओ इधर लिखो टू बैंक, लिखो टू बैंक। और फिर सबसे पहले हम क्या देने वाले हैं? बैंक लोन कोई डिस्काउंट है? पूरा का पूरा देना पड़ेगा। बैंक ओडी पे कोई डिस्काउंट है? ये भी पूरी देनी पड़ेगी 50,000। और बीपी पे भी कोई डिस्काउंट दिखता नहीं, कुछ है नहीं, तो ये भी पूरा 1,00,000। लेकिन रुको, बोलता है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स वर पेड ₹50,000। दुकान बंद कर रहे हो, बिजनेस बेच रहे हो, अचानक एक क्रेडिटर आया, बोला भैया मेरे पैसे। आपने कहा तू कौन? तेरा नाम तो है ही नहीं किताबों में। आपने चेक की बुक्स, जैसे ही आपने टैली खोली, लेजर अकाउंट में चेक किया, उसका नाम ही नहीं है। और उसके पास इनवॉइस है, उसने सप्लाई किया, आपने स्टैंप लगा रखी, आपके यहाँ जीआर बनी है, गुड्स आए, सब कुछ है, पूरा प्रूफ है उसके पास। उसे क्या बोलोगे? भाग जा। और वो भाग जाएगा क्या? छोड़ देगा? और अगर आपने भगा भी दिया डरा के, तो कहाँ जाएगा? सीधा तब भी तो पे करोगे कोर्ट चार्जेस के साथ। तो बिजनेसमैन लड़ने के लिए पैदा नहीं होता। बिजनेसमैन का काम है बिजनेस करना, लड़ना नहीं है। ठीक है, मालूम है कि हमने सामान लिया है, हमसे गलती हो गई है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो और इसे भी पे करें। कितना? 50 है? 50,000। कितना हो गया? 4,00,000। बस अब आप इसके बाद आप इसकी बैलेंसिंग कर लो। लेकिन यहाँ लिखना मत भूलना, बाय रियलाइजेशन। कितना प्रॉफिट आ रहा है? ओके, ये क्लियर सेट का टोटल बताओ पहले क्या है? इस सेट का टोटल कितना है? लो 13,85,000 और 1,65,000 का आगे आपको प्रॉफिट लिखोगे टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो है ए और बी। और कौन सी रेशियो थी जी? रेशियो क्या थी? 3:2। तो कितना कितना गया? 99,000 और 66,000। और जैसे ही यहाँ पे आया, हमने कहा रियलाइजेशन प्रॉफिट 99,000 और 66,000 कंप्लीट। एक एंट्री इसको डालते ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। ये साथ के साथ कंप्लीट हो रहा है, इसमें सिर्फ एक एंट्री पास करनी, ये कंप्लीट हो गया। यानी एक ही काम को 3 बार करने से बेटर है आप एक ही बार में करो। सारी रिकॉर्डिंग एक ही बार में करते चले जाओ, फिर आपको 3 बार काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, लो कर लो। अब बैलेंसिंग जल्दी क्या है? 150, 30, 90 और 80 कितना आया? 3,69,000। और यहां से 18 निकाले तो क्या आ जाएगा? 369 आ रहा है, 396। उछल कितना है? 3। और निकाल के कितना है? निकालो नेट। इसमें से 12,000 निकालो तो 3। लो, और ये पेमेंट करनी मत भूल जाना। बाय ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ये आया 3,51,000 और ये आया 3,84,000। ये बन गया 0,0,0,415,8,9,13 735। तो टोटल कितना आ गया देखना? 11,35,000। और इस सेट का टोटल भी आ गया 11,35,000 और 11,35,000। हर क्वेश्चन में आप धीरे धीरे कुछ कुछ नया सीखते जा रहे हो। मैं एक साथ सारी बातें आपको सिखाना नहीं चाहता, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं। एक साथ सारी बातें, बुक ने पहले ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आपको सिखा दी हैं और उसके बाद आप फिर सारी बार बोलोगे चैप्टर मुझसे नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। ये होगा आपसे, ये बहुत आसान है। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपने बहुत छोटी छोटी बातें आपको इसमें दिमाग में रखनी है। बहुत छोटी छोटी बातें, बड़ी बातें दिमाग में नहीं रखनी। ठीक है, आ जाओ आगे चलें, हम आगे बढ़े और एक क्वेश्चन और करें क्योंकि हमारे पास टाइम है, वी स्टिल हैव टाइम। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ।
एक और करें। पहले आप नोट्स लिखो, दो छोटे छोटे से नोट लिखो। लिखो अनरिकॉर्डेड असेट्स, सॉरी लिखो अनरिकॉर्डेड असेट्स आर दोज असेट्स, unrecorded assets are those assets which are not appearing in the balance sheet. Unrecorded assets are those assets which are not appearing in the balance sheet. They are not recorded at the debit side of realization account. In the balance sheet, they are not recorded at the debit side of realization account. Not recorded at the debit side of realization account. But they are realized. But they are realized as per the instruction given in the question. They are realized as per the instruction given in the question. अगर क्वेश्चन कहे बिका है तो बिका है, क्वेश्चन कहे नहीं बिका तो नहीं बिका, ठीक है। हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन बाय बैंक के अंदर रियलाइज हो तो हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, आगे नेक्स्ट नोट में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। Which are not appearing in the balance sheet. They are not recorded at the credit side of realization account. They are not recorded at the credit side of realization account. But we pay them as per the instructions given in the question. But we pay them as per the instruction given in the question. ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर दो बड़े कंसेप्ट हैं। उसमें एक नया अकाउंट ऐड होने वाला है विच इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है जी। अब देखो मेरी बात सुनो, कंसेप्ट क्या मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन आप आगे करवाऊंगा, चीज होगा, अब नहीं करवाऊंगा, ठीक है। सुनो मेरी बात, अब होगा नहीं पूरा। कंसेप्ट ये है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हो फर्म को तो उसका क्या, बाहर वालों के पैसे तो आपने चुका दिए, असेट्स को बेचा और बाहर वालों के पैसे चुका दिए। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? तो सुनो मेरी बात गौर से, मेरी बात गौर से सुनना। हमें यहाँ एक सिस्टम से काम करना होता है। जब हम कंपनी को क्लोज करते हैं सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पे हम वो सारी लायबिलिटीज को पे करते हैं जो बाहर वालों की है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, ये पता करने के लिए कि पार्टनर्स को कितना दिया जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, इफ अ पार्टनर हैज गिवन एडवांस लोन टू द बिजनेस और गिवन लोन टू द बिजनेस, उस केस में, उस केस के अंदर नोट करना, इधर नया नोट करना, उस केस के अंदर जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसके बाद बनाया जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने अगर नीचे बना दिया और आपने ऊपर बना दिया गलत हो जाएगा। इसका सीक्वेंस है। इसका मतलब यह है आफ्टर पेइंग द आउटसाइड लायबिलिटीज नाउ वी आर पेइंग द इंटरनल लायबिलिटीज which is a partner's loan and then after we are going to calculate the amount paid to partners। आप मेरी बात समझे? ऊपर नीचे नहीं करना, ये सीक्वेंस तोड़ना नहीं।
जब पार्टनर्स लोन अकाउंट आ जाए, मतलब पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, जिस पार्टनर ने लोन दिया होगा। अगर ए ने दिया तो ए लोन अकाउंट, बी ने दिया तो बी लोन अकाउंट। फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथे नंबर पे बनेगा क्या? बैंक अकाउंट। सर और कितने अकाउंट इसमें ऐड करने वाले हो आप? बस ये छोटा सा कंसेप्ट है जो मुझे आपको समझाना था, लोन अकाउंट वाला, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन में नहीं डाला, मैं यहां तक आपको लेके आया। आप अभी समझ गए ना हम क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे मालूम? इस चैप्टर के अंदर सारे असेट्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, सारी लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर रहे थे, असेट्स को बेच रहे थे, लायबिलिटीज को पे कर रहे थे, जो प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ले जा रहे थे, यही कर रहे थे। और कैपिटल अकाउंट से पता लगा रहे थे कि पार्टनर को कितना मिलेगा, और उसकी पेमेंट करके बैंक अकाउंट से अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, यही करेंगे। लेकिन बीच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले अब हम एक अकाउंट बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में है तो, नहीं है तो नहीं बनेगा। अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो बिजनेस हैज टू पे बैक दैट लोन। आई बात समझ में? फिर मतलब पहले हम रिलेशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल, और लास्ट में बैंक अकाउंट। बस 4 अकाउंट, 5वां नहीं बनेगा पूरे चैप्टर में, 4 अकाउंट। तो ये जो कंसेप्ट अभी आने वाला है, इसमें ये वाला कंसेप्ट भी आ रहा है, लोन अकाउंट का कंसेप्ट भी है, और इसमें एक और बहुत बड़ा कंसेप्ट है, 2 कंसेप्ट इसमें आने वाले हैं। जो अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया हुआ है, इसमें 2 बड़े कंसेप्ट आने वाले हैं, तो हम इसको आगे बाद में स्टार्ट करेंगे। आप यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और बुक के क्वेश्चन को अभी भी आपने हाथ नहीं लगाना। डोंट ट्राई टू हैंडल द बुक क्वेश्चन, अभी नहीं करना, यही क्वेश्चन करते रहो जो आप कर रहे हो। बुक के क्वेश्चन को अभी नहीं छूना, और आगे करोगे तो बुक के क्वेश्चन कंफ्यूज कर देंगे, अभी नहीं करना। थोड़ा सा और पढ़ा लेने दो, फिर मैं आपको बोलूंगा जाओ सारे कर लो, ठीक है? अभी नहीं करना, ठीक है जी? चलो फिर मिलेंगे आपसे अब ट्यूसडे को।